इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको पहले क्लास में बता दिए थे, पहला चैप्टर दोस्तों हमारा था कौन सा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर दूसरा देखने वाले हैं, जो प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन होने वाला है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में कुल 125 प्रश्न हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक पार्ट देखेंगे, यानी कि 65 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों 125 क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। तो आज की इस वीडियो में पहले पार्ट में हम 65 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस 65 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बन रहा है, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि फिलामेंट लैंप आमतौर पर डैश के पावर फैक्टर पर काम करता है, या इसका दूसरा तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है कि फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकांक पावर फैक्टर पर काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कौन से लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स यानी कि CRI होता है। दोस्तों CRI जो होता है, इसका मतलब होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो किस लैंप का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है। यहाँ पे LED है, फ्लोरेसेंट है, इंडिकेसेंट है और उच्च दाब सोडियम वाष्प है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनकैंडिसेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस लैंप का जो है ना CRI सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में चोक कहाँ कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप सभी लोग इसे देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा सप्लाई फेज के साथ सीरीज में इसे कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी थोड़ी सी आवाज़ आप लोगों को भारी लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी सी वॉइस में थोड़ी सी मतलब कि भारीपन होगा, तो इसे आप मैनेज कीजिएगा। बाकी दोस्तों जब आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कह रहा है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में चौक कहाँ कनेक्ट की जाती है। तो ये सप्लाई फेज के साथ सीरीज में इसे कनेक्ट की जाती है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी लोग क्या कीजिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप भी पढ़ते रहिए इसको और मन मन पढ़ते रहिए, और उससे क्या होगा ना, आपको याद होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। तो किस दो उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, कम वोल्टेज वाले लैंप का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप सभी लोग इस ऑप्शन को देख लीजिए और इसके बाद आप उसे आंसर ढूंढिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वचालित वाहन की प्रकाश अवस्था में कम वोल्टेज के लैंपों का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किसी हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर किससे बना होता है। तो किसी भी हैलोजन फ्लड लैंप का जो वाइजर होता है वो किससे बना होता है, तो ये बना जाता है कांच से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर है, कह रहे कि प्रकाश का रंग निर्भर करता है, यानी कि कोई भी लाइट है इसका रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर, प्रकाश की गति पर, या ए और बी दोनों, यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों पर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या, प्रकाश के रंग जो होती है, जो लाइट का कलर होता है वो किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर है, कह रहा है कि घर के बाहर लगाए जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा यानी कि इनग्रेंस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है। तो घर के बाहर जब हम लगाते हैं लाइट, इसकी जो इनग्रेंस प्रोटेक्शन रेटिंग होती है ये कितनी होती है, आप सबको बताना है। ये होती है IP65 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शीत कैथोड डिस्चार्ज या एनावेशन विधि का उपयोग किसमें किया जाता है। तो शीत कैथोड डिस्चार्ज या एनावेशन विधि का उपयोग जो है हम लोग किस में कर सकते हैं, तो नियॉन लैंप में कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नियॉन साइन लली के 12 मिमी
ठीक है। व्यास में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी धारा जो होती है वो 20 मिली एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी कि CFL का औसत कार्य कितना होता है? यानी कि जो CFL हम लोग घर में लगाते हैं, अब तो इसके जगह पर LED यूज करते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग CFL का यूज करते थे। तो CFL का जो औसत कार्यकाल होता है वो कितने दिनों का होता है, कितने घंटों का होता है दोस्तों? तो ये कितने घंटों का होता है? ये होता है आपके पास 8000 घंटों का होता है। कितना? 8000 घंटों का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि CFL का जो औसत कार्य होता है वो कितना होता है? 8000 घंटे तक ये चल सकता है। प्रदीप्ति लैंप के लिए एक अलग प्रकार का स्टार्टर व सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, यह क्या कहलाता है? तो प्रदीप्ति लैंप के लिए एक अलग प्रकार का सॉकेट या स्टार्टर का इस्तेमाल सॉकेट का उपयोग करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग फ्री हीट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर इस बुक का पूरा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपको हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि ट्यूबलाइट के में चौक का कार्य डैश को प्रेरित करना होता है। तो कोई भी ट्यूबलाइट होती है उसमें जो चौक लगाते हैं हम लोग, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उच्च वोल्टेज व धारा सीमित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा? तो दोस्तों कौन सा ऐसा लैंप है जो एक वर्णीय प्रकाश देगा? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, GLS लैंप है और ट्यूब लाइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोडियम वेपर लैंप जो है वो एक वर्णीय प्रकाश देता है, यानी कि वन डायरेक्शन में जो है ना, सिंगल डायरेक्शन में क्या करती है? प्रकाश देती है। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत कितनी होती है? दोस्तों 0 वाट के जो हम लोग बल्ब लगाते हैं, नाइट बल्ब भी इसे कहते हैं, तो 0 वाट के जो लैंप होते हैं उसकी विद्युत खपत कितनी होती है आप सभी को बताना है। यह होती है लगभग 5 से 7 वाट के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तब यह निम्नलिखित उपस्थिति का लाल रंग का प्रकाश देता है। यानी किसकी उपस्थिति का जो है ना ये लाल रंग का प्रकाश देता है? जब सोडियम वेपर लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो ये किसकी उपस्थिति का जो है लाल रंग का देता है? दोस्तों इसमें क्या उपस्थित ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से वो लाल रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है? नियॉन होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में भरा जाता है। तो सोडियम वेपर लैंप की ट्यूब में क्या भरा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें सही जवाब क्या होगा? सोडियम पाउडर प्लस नियॉन गैस इसमें भरा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेलोजन लैंप में फिलामेंट काम आता है। दोस्तों हेलोजन जो लैंप है इसमें जो फिलामेंट काम में आता है वो होता है टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं टंगस्टन जो होती है ये धातु होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? फिलामेंट बनाने में करते हैं। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर है। कह रहा है कि MAT टाइप लैंप का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों MAT का जो वहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, इसका पूरा नाम होता है मरकरी ऑर्गन टंगस्टन लैंप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर है। कह रहा है कि MB टाइप लैंप का पूरा नाम क्या होता है? तो MB टाइप का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है मरकरी बायोनेट केप टाइप। ठीक है, मरकरी बायोनेट केप टाइप जो है ना MB टाइप लैंप का क्या फुल फॉर्म होता है। CFL लैंप का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों CFL जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? अभी आपको ऊपर हम बताए थे ऊपर भी। ठीक है, तो इसका होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली यानी कि फ्लोरेसेंट नली क्या होती है? तो सामान्य बल्ब की तुलना में जब प्रदीप्ति नली होती है ये क्या होती है? तो ये होती है अधिक प्रकाश देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जब प्रतिदिन दीप के साथ शक्ति गुणांक पावर फैक्टर सुधारने के लिए संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है। तो दोस्तों शक्ति गुणांक कितना हो जाता है आपसे बताना है। ये 100% हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर है। कह रहा है कि छोटे बल्बों की एक लड़ी में 5 समानांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लेशर बल्ब से
नियंत्रित करना है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान क्या होगा। दोस्तों फ्लैशर जो बल्ब है इसका धारा मान क्या होगा, तो एक बल्ब की धारा मान का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाता है। नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे फ्लैशर बल्ब जो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 चित्र हैं, 4 फिगर दे रखे हैं। इसमें आपको ये चूज़ करना है कि इसमें फ्लैशर बल्ब जो है ना वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये क्या होती है, एक प्रकार का फ्लैशर बल्ब का एक उदाहरण है। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी होती है। तो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में जो भरी होती है गैस वो होती है आर्गन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण यानी कि आयनोजेशन प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ होती है। तो उच्च नली मरकरी वेपर लैंप में जो आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है ये होती है मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड के द्वारा यह प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है। तो नियॉन साइन नली के लिए प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है, यह नली की लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों नियॉन साइन नली जो है ना इसका कार्य सिद्धांत क्या है आप सबको बताना है। यह होता है गैस विसर्जन प्रभाव पर जो है ये काम करता है। कौन सा, नियॉन साइन नली जो है ना किस पे काम करता है, गैस विसर्जन प्रभाव पर यह काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। तो जो फायरमैन स्विच है ना इसका संयोजन क्यों किया जाता है, किसमें, नियॉन साइन नली परिपथ में। तो दोस्तों यह था मुख्य स्विच के साथ इसके साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रदीप्ति दीप को चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों इसका परिणाम जो हो जाएगा क्या होगा आप सबको बताना है। इसका परिणाम होगा दीप का पुनः चालू करने पर इसका तंतु फूंक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका जो है ना कि सही जवाब हो जाएगा। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तक कारक यानी कि रिफ्लेक्शन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो जो इसको परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों वो होता है परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के साथ के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावर्तक कारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक 250 वोल्ट लैंप का फ्लक्स 3000 ल्यूमेन है जो 0.8 एम्पियर 250 वोल्ट से मेंस लेता है, इसकी ज्योति दक्षता कितनी होगी। दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, आप सभी लोग हमें बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को ये प्रश्न का आंसर पता है। 32 जो प्रश्न है दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे हमें। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोगों को पता है इसके बारे में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बहुत जल्द ही आने वाला है, तो जो आ चुका है यहाँ पे देख लीजिए। 33 क्वेश्चन है। चलिए, किसी क्षैतिज सतह पर एक ही स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति विभिन्न बिंदुओं पर डैश से परिवर्तित होती है। तो जो परिवर्तित होती है दोस्तों वो किससे परिवर्तित होती है, ये होती है कॉस क्यूब थीटा से परिवर्तित होती है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, किसी रंग की तरंगदैर्घ्य पीले तथा पीले रंग के प्रकाश के मध्य क्या होती है। तो ये पीले और पीले रंग के प्रकाश जो मध्य होती है वो क्या होती है, हरा होती है। प्रदीपन के अध्ययन से के अंतर्गत आता है, जो प्रदीपन है ना इसके अध्ययन के अंतर्गत क्या आता है आप सबको बताना है। तो लाइटिंग सिस्टम की डिजाइन तैयार करना ये क्या होती है, प्रदीपन से प्रदीपन का अध्ययन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक कैंडला की ज्योति तीव्रता वाले किसी प्रकाश स्रोत द्वारा इकाई धन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स क्या कहलाता है। तो ये ज्योति फ्लक्स दोस्तों ये कहलाता है क्या, तो एक ल्यूमेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी सतह का प्रदीपन है दोस्तों, किसी भी सतह का प्रदीपन जो है ना वो क्या कहलाता है। तो किसी भी सतह का प्रदीपन होता है स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 38वां प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग आपको हम बता दें, ये होता है कितना 322.21 जो है CD कैंडेला। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बना लेंगे। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रदीपन का ल्यूमेन के संदर्भ में यहाँ पे आपको मिलान करना है दोस्तों। तो आप मिलान करेंगे तो मिलान करने के बाद जो आपके पास निष्कर्ष आएगा यानी कि आपके पास उत्तर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सभी लोग इसे मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी स्क्रू संपर्कों को हमेशा निम्न में से जोड़ना चाहिए। तो किस में से जोड़ना चाहिए दोस्तों, तो आपको बता दें ये जो है ना आपके पास परिपथ के स्विच तार से इसे जोड़ना चाहिए। अगला सवाल है
HBMV दीप उत्पन्न करता है। तो HBMV दीप जो है ना क्या उत्पन्न करता है आपको बताना है। ये 50 लीवन प्रति वाट जो है ना उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला सवाल दोस्तों आप सभी के स्क्रीन पर आएगा कि एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह के विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किस कारण भिन्न होती है। तो जो रोशनी होती है वो किस कारण से भिन्न होती है आप सबको बताना है। ये होती है दोस्तों कॉस क्यूब कोण के द्वारा ये क्या होती है रोशनी भिन्न हो जाती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कह रहा है कि पार्क जैसे खुले स्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटनिंग कौन सी है जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो। तो पार्क में किस प्रकार का लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो दोस्तों वो पार्क में करते हैं हम लोग मरकरी वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। तो सोडियम वेपर लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है ये होता है पीला रंग होता है। कैसा होता है पीला रंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पर नियॉन साइन ट्यूब से प्रवाहित धारा निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों क्या। तो नियॉन साइन से प्रवाहित धारा किस पर निर्भर करता है। तो आपको बता दें ये ट्यूब के व्यास पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है डायरेक्ट लाइटिंग योजना अधिक प्रभावशाली है परंतु यह उत्पन्न करता है। तो ये दोस्तों ये क्या उत्पन्न करता है आपको बताना है। ये उत्पन्न करता है क्या। तो चमक और अधिक गहरी परछाई उत्पन्न करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाता है। 240 वोल्ट की आपूर्ति पर 6 वोल्ट के बल्ब को संचालित करने के लिए कितने बल्ब की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों वो बल्ब की जो आवश्यकता होगी ये कितनी हो जाएगी। तो ये 40 बल्ब की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है। आप इसे काट सकते हैं 240 बटे कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ल्यूमेन क्या होता है। तो दोस्तों ल्यूमेन जो होती है ना 48 में तो ल्यूमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। ल्यूमेन होता है प्रदीप्ति फ्लश का मतलब जो होती है वो क्या होती है ल्यूमेन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस क्रम में चौक का संयोजन किया जाता है। तो एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो है ना मतलब चौक लगाते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है कि इसमें श्रेणी क्रम में से हम लोग जोड़ देते हैं। नियॉन साइन ट्यूब की आयु कितनी होती है। तो दोस्तों नियॉन साइन ट्यूब जो है ना इसकी आखिर जो मतलब कि आयु होती है वो 10,000 कार्य घंटे होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्य तापमान जो दोस्तों होता है ये होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है। तो प्रदीप्ति जो घनत्व है ना इसकी इकाई जो दोस्तों क्या होती है आपको बताना है। ये होती है क्या लक्स होती है। क्या लक्स होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कह रहा है कि प्रदीप्ति की इकाई क्या है। दोस्तों प्रदीप्ति जहाँ पे वहाँ पर क्या था प्रदीप्ति घनत्व था और यहाँ पे है प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति की इकाई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी वो हो गई लक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन प्रति वाट डैश की इकाई होती है। तो ल्यूमेन प्रति वाट दोस्तों वो किसकी इकाई होती है आप सबको बताना है। ये होती है दीप्त दक्षता की इकाई क्या होती है ल्यूमेन प्रति वाट यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का जो लास्ट पैराग्राफ हमारा है वो है कि ल्यूमेन इकाई किसकी है। देखिए ल्यूमेन जो है ना किसकी इकाई है दोस्तों यहाँ पे। तो ये है फ्लश की इकाई। ठीक है। अगला है कि एक HBMV लैंप 125 वाट 250 वोल्ट के लिए पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाया जाता है। दोस्तों इसमें लगाते हैं हम लोग वो लगाते हैं कितना। तो 10 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हैं। नियॉन लैंप टेस्टर में प्रतिरोध सीरीज में जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध सीरीज में जो जोड़ा जाता है वो क्या जोड़ा जाता है आपको बताना है। ये 2000 ओम का जो यहाँ पे जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि के समय फ्लोरेसेंट ट्यूब स्विच बंद करने के बाद भी रोशनी देते रहते हैं जिसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण दोस्तों होता है क्या स्विच के फेज नियंत्रण में ना होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 वोल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उसका परिचालन सुरक्षित रहे। तो दोस्तों कितना कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 67। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास प्रदीप्ति दीपों में नवीनतम प्रकार की दीप कौन सी होती है। तो नवीनतम प्रकार की जो दीप दोस्तों यहाँ पर होती है वो कौन सी होती है आपको बताना है। ये होती है रैपिड स्टार्ट लैंप होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वोल्टेज पर बनाए जाते हैं। तो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप दो होते हैं दोस्तों ये आपको 2,50,500 वाट पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नियॉन साइन नली द्वारा प्रकाश उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये निर्भर करता है आपके नली में भरी गैस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर दोस्तों आपके पास 63 क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो इसका दोस्तों आंसर होगा कितना, 0.1 एम्पियर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदीप्ति घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है। तो प्रदीप्ति घनत्व जो कोसाइन नियम होता है किसको परिभाषित करता है दोस्तों, यहाँ बताना है आपको। तो ये बराबर 1/d² cos थीटा जो है ना, ये इसको कोसाइन नियम को मतलब कि परिभाषित करता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का हम लास्ट प्रश्न रखेंगे। 65 प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक 250 वोल्टता के बल्ब को गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, तो उसके धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज अंकन कितने वाट होंगे। दोस्तों कितना होगा, 0.4 एम्पियर का धारा होगा और 100 का वाट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो एल्यूमिनेशन चैप्टर है, प्रदीप्ति चैप्टर है, उसके पार्ट 1 को इस वीडियो में हम देख लिए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको हम 65 प्रश्न बताए हैं। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि अपना इसको हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका इस 65 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।